हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डायनेमिक स्टडी। और ये हमारा 11th क्यूरियोसिटी कॉन्सेप्ट का वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जब कोई भी अपना प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती है। इतना आप लोगों को पता है अभी, यानी उसको MOEF से या स्टेट गवर्नमेंट से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। अब फिर वो डिफ़ाइन किया जाएगा कि हाँ इसको EIA की नीड है या नहीं। तो इन सब चीज़ों में EIA की जो प्रोसेसिंग होती है, जो स्टेप्स होते हैं कंप्लीट इंडिया के पर्सपेक्टिव से, वो क्या क्या हैं। और फ़िलहाल हम लोग का भी EIA ही चल रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये प्रोसेस आप लोग समझो और इसको मैं सिंपली कर सकता हूँ, अगर एकदम बेहतरीन तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग करो, आपको ये अभी तो काम आने वाला है, आगे भी काम आएगा। और इसको आप अपनी फील्ड क्या कहते हैं कि स्टडी में भी अप्लाई कर सकते हो अगर थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो। अकॉर्डिंग टू द माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं भी कभी कभी अप्लाई करता हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। EIA के प्रोसेस को आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, जैसे कि अब इसकी स्क्रीनिंग, कोई भी चीज़ करो, आप टॉपिक उठा लो तो उसकी स्क्रीनिंग करो ना कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, इसकी स्क्रीनिंग कर लो। फिर स्कोपिंग प्रोसेस पे जब आप जाओगे तो उसका डेवलपमेंटिव ऑब्जेक्टिव यानी है कितना आपके लिए बेनिफिशियल है, कितना नहीं है, इसमें टर्म ऑफ रेफरेंस आपको सेट करना है। उसमें क्या सेट करना है कि हाँ ये मतलब बहुत सारे इम्पैक्ट पता चला, फिर उसमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्या है, यानी सिग्निफिकेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छांट लिए, फिर उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर उसको छांट लो आप। फिर आप इसी तरीके से और सारी स्टडी कर सकते हो, जिसमें EIA को आप अपनी स्टडी में भी लगा सकते हो एक तरीके से। बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में किस तरीके से EIA की प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें स्टेप्स क्या होते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोसेस। देखो, इंडिया में जो मेन प्रोसेस होते हैं वो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसमें पहला जो पॉइंट आता है वो होता है स्क्रीनिंग का, यानी प्रोजेक्ट को स्क्रीन करना। यहाँ इस प्रोजेक्ट की EIA नीड है या नहीं, इस प्रोजेक्ट का EIA होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत है कि हाँ इसको बस कह देना चाहिए कि आप अपना प्रोजेक्ट डेवलप करो, इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है, इसका इन्वायरमेंट पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, ये माइनर इम्पैक्ट में आता है, या फिर किसी स्ट्रेटेजिक तरीके से इसका फॉर्म में डाल दिया जो कुछ छूट दी जाती है उस तरीके के क्लॉज में आते हैं ये। फिर उसके बाद स्कोपिंग देखेंगे कि हाँ हम इसका टर्म ऑफ रेफरेंस सेट करेंगे, इसकी स्कोपिंग ये हो गई, इसमें ऐसा ऐसा करना है, इसके सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ये हैं और ये होना चाहिए इसका। फिर उसके बाद हम देखेंगे वहाँ का बेसलाइन स्टडी एरिया, देखेंगे कि बेसलाइन क्या होगा, कि आप प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने से पहले वहाँ की सारी एयर क्वालिटी कैसी है, वहाँ की वाटर क्वालिटी कैसी है, वहाँ की सॉइल क्वालिटी कैसी है, वहाँ का वाटर लेवल कैसा है, ग्राउंड वाटर लेवल कैसा है, फ्लोरा कैसे है, फौना, उसमें बहुत सारी नेशनल पार्क हैं या नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है या पास में कितना स्पेशल एक्सटेंट पे हैं, एयर पोल्यूशन होगा, इस फैक्ट्री से कौन सा पोल्यूशन ज़्यादा होगा, कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा डैमेज होंगे एयर वाटर सॉइल में, फिर उनकी वजह से उसमें पोटेंशियल इम्पैक्ट किस पे ज़्यादा पड़ेगा। अगर नेशनल पार्क है साउंड इम्पैक्ट तो कुछ नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जब आप कोई प्रोडक्ट डेवलप बनाओगे उसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रोड का कंस्ट्रक्शन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी आने जाने आप कितनी दूर तक के फ्लोरा एंड फौना को डैमेज करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें देखा जाएगा। फिर उसकी EIA मेथोडोलॉजी से बेनिफिट एनालिसिस की जाती है, क्या है एनवायरनमेंट को कितना डैमेज होना है, फिर उस बेस पे उसको बताया जाएगा कि हाँ ये कैटेगरी A में है या B में है। तो बेस लाइन में यही है कि फ़िलहाल या प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने से पहले वहाँ के सारे इन्वायरमेंटल फिजिको केमिकल जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो सारी इन्वायरमेंटल फैक्टर, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फोना हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गए, प्लांट्स एनिमल जितने भी हैं सारे, सब कुछ कितने हैं, क्या लेवल है और उससे क्या क्या डैमेज होगा, ये आपको बताना है। बेस लाइन में बताना है कि अभी उनकी प्रेजेंट टाइम पे स्टेटस क्या है, अभी वो कितना है, इतना याद रखना बिफोर इस्टेब्लिश द प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले, ये होती है बेस लाइन। फिर उसकी इम्पैक्ट एनालिसिस होगी, इम्पैक्ट एनालिसिस में बताओगे वही जो मैं बताया कि कितना किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसी चीज़ें, उसका स्पेशल एक्सटेंट कितना होगा उस इम्पैक्ट का जो भी पड़ेगा। फिर उसमें आप बताओगे कि अच्छा भैया ये इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, आप किस तरीके से उसको मिटिगेट करोगे, तो मिटिगेशन के प्रोसेस आप उसमें बताओगे ज़रूर। ये मेजर पॉइंट्स में बता रहा हूँ, एकदम मेजर पॉइंट्स हैं एकदम, इस पर कोई देखो
ये प्रोसेस ना कोई फिक्स नहीं होता है कि ये प्रोसेस है। जो मेजर पॉइंट्स होते हैं, ये क्या साइक्लिक प्रोसेस होता है, चलता रहता है। रिपोर्ट अगर नहीं एक्सेप्ट हुई, कुछ भी डैमेज हो गया, तो वहीं से उसको वापस कर देते हैं। तो फिर से आपकी स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेसलाइन, इम्पैक्ट एनालिसिस फिर से आपको रिव्यू करना पड़ता है, ये चलता रहता है। तो मेजर जो पॉइंट है मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिर मिटिगेशन जब आपने बता दिया कि हाँ हम ये अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे, ये करेंगे, इतना सब कुछ आपने बना के दे दिया कि हाँ चलो आपकी स्क्रीनिंग हो गई, इसको ये की ज़रूरत है। फिर आपने स्कोपिंग, टर्म ऑफ रेफरेंस, अब अप्रेजल कमेटी ने सेट किया। फिर बेसलाइन के बारे में आपने उसमें पूरा डिटेल देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ती है। इम्पैक्ट एनालिसिस के बारे में पूरी एनालिसिस करके आपको देनी होती है। मिटिगेशन मेजर्स आपको बताने पड़ते हैं। फिर उसकी आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर लोगे। जब रिपोर्ट प्रिपेयर कर लोगे तो रिपोर्ट आप मिनिस्ट्री को दे दोगे, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, यानी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को सौंप दोगे। ये लीजिए भाई, मेरा ये रिपोर्ट है, मैं ऐसा बता दिया कि इतना इतना डैमेज होगा, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम पे इसका स्टेटस ये है, मेरे प्रोजेक्ट होने के बाद इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, ये चीज़ें ज़्यादा डैमेज होंगी और इसको बचाने के लिए मैं ये करूँगा। यानी बेसलाइन हो गया, इम्पैक्ट एनालिसिस हो गई, मिटिगेशन हो गया, रिपोर्टिंग हो गई। फिर उसके बाद हो गया कि अब वो लोग जो अब कमेटी होगी वो उसका रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद फिर वो बताएगी, हाँ डिसीजन लेंगी कि ये ज़रूरी अब कहाँ पे दिक्कत है या नहीं, कहाँ से उसको वापस करना। यहीं से रिपोर्ट वापस हो जाती हैं फिर से रिव्यू के लिए। ऐसा नहीं है कि वो उनका क्लियरेंस नहीं होता, कुछ टाइम दिया जाता है, फिर हो जाती हैं। फिर लास्ट में आएंगी पोस्ट मॉनिटरिंग, यानी वो बार बार उसको भी लास्ट में चेक करते रहते हैं कि हाँ एक बार आपने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए थे कि आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं। ऑडिटिंग के पार्ट में भी आता है ये चीज़, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग होती है ना, उसमें उसके पार्ट में भी ये चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती है। लाइफ साइकिल असेसमेंट जैसी पूरी एनालिसिस होती है, वो चीज़ें पूरी तरीके से होती है। तो मेजर पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, स्क्रीनिंग हो गया, स्कोपिंग हो गया, बेसलाइन हो गया, इम्पैक्ट एनालिसिस हो गया, मिटिगेशन हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, रिव्यू हो गया, डिसीजन मेकिंग, पोस्ट मॉनिटरिंग, ये हो गया हमारा। अब वही चीज़ ये भी है, इसको सिंपली तरीके से ग्राफ पार्ट में इस तरीके से दिखाया गया है, समझ जाओ। प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग यानी इज़ एन EIA नीडेड और नॉट नीडेड, ज़रूरत है या नहीं। देखो जो ये जो पार्ट बोले जाते हैं ना स्टार्टिंग के, तुम्हारा ये स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और ये सब बारी चीज़ें, इनको प्रीलिमिनरी असेसमेंट बोला जाता है। ये प्रीलिमिनरी असेसमेंट में आ जाते हैं पूरी तरीके। और सारे पार्ट में पब्लिक कंसल्टेशन का होना ज़रूरी होता है। स्क्रीनिंग में भी करते हैं, स्कोपिंग हो गया आपका, स्कोपिंग में विच इम्पैक्ट एंड इशू टू कंसीडर, मतलब वो हो गया ना, फ़िल्टर लगाओगे। अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखो या ये पे जो बना है, उसमें मैंने बताया कि हाँ एयर भी डैमेज होगा, वाटर भी डैमेज होगा, सॉइल भी डैमेज होगा, आपके प्रोजेक्ट से सब कुछ डैमेज होंगे, लेकिन मेजर इम्पैक्ट किस पे ज़्यादा पड़ेगा। यानी मेजर कौन सी चीज़ें होंगी जो पॉल्यूट होंगी, चाहे वो एयर पे ज़्यादा सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट डाले, या फिर वाटर पे डाले, या सॉइल पे डाले, या फिर नॉइस हो गया उसकी वजह से किसी और चीज़ पे डाले, तो मेजर होगा। ये नहीं कि उस सब पे बराबर ही डालेगा, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यही मेथोडोलॉजी यहीं पे अप्लाई की जाती है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड एक्शन, इसको बताना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवायरमेंटल बेसलाइन हो गया, वही चीज़ें मैं जो आपने बताया बेसलाइन के बारे में बताओगे। फिर आपका प्रेडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट, पहले तो पता नहीं है, प्रेडिक्शन में जो मैं बताया वो आप बताओगे कि हाँ ये डैमेज होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, ये चीज़ें डैमेज हो सकती है हमारे प्रोजेक्ट से। इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ इम्पैक्ट, आइडेंटिफाई करना है। इन्वायरमेंटल फ़िल्टर्स लगाओ तड़ाक से और तुरंत पता करो कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा डैमेज होंगी, ताकि आप उन्हीं चीज़ों पे ही अपना टाइम वेस्ट करो ना। अब पता चला एयर को मिनिमाइज़ करने के लिए भी आप इक्विपमेंट लगाओगे, वाटर को भी के लिए मिनिमाइज़ करने के लिए भी लगाओगे, सॉइल के भी, तो आपका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसको आपकी कॉस्ट को ही मैनेज करने के लिए ये चीज़ें लगाई, ये टूल्स और टेक्निक लगाई जाती हैं, ताकि आप जो मेजर इम्पैक्ट है उसको आइडेंटिफाई करो और उसी को ही मिनिमाइज़ करने के लिए प्रिकॉशनरी सारे स्टेप्स लो आप, तो आपका कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाएगा इस पर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर या अल्टरनेटिव आपको ही करना है, इसको बताना ही पड़ेगा मतलब। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग इन EIS हो गया, फिर रिव्यू ऑफ EIS हो गया, वही रिपोर्ट। फिर डिसीजन मेकिंग हो गया, पोस्ट डिसीजन मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग, प्रेडिक्शन ऑफ मिटिगेशन मेजर, सारी चीज़ें हो गई। इसको आपको एकदम ऐसे समझ जाना चाहिए पूरी तरीके, हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट होना एकदम अच्छे तरीके से। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, ओके गॉट माई पॉइंट, गुड। अब देखो ये प्रोसेस में कैसे आपको और भी अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखो अंडरस्टैंड करो पहले कि प्रपोज एक्टिविटी आपकी है क्या, कि वाई इज़ द एक्टिविटी बीइंग प्रपोज्ड, व्हाट इज़ द बीइंग प्रपोज्ड। एक तो क्यों बना रहे हो, क्या बना रहे हो। फिर स्क्रीनिंग एक्टिविटी, देखो ये स्क्रीनिंग जो होती है ना,
इसी बेसिस पे होती है स्क्रीनिंग की। एक तो इम्पैक्ट एक्सटेंट के बेस पे कर लेते हो जो ये नोटिफिकेशन 2006 में मेंशन किया गया, लेकिन स्क्रीन करने के लिए सारे ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, मैं बता देता हूँ, उनके पहले से ही डिसाइडेड क्वेश्चंस होते हैं। वो सारे क्वेश्चंस वो उस पे पुट अप करके देखते हैं कि हाँ ये इसका रिप्लाई क्या मिल रहा है, तो उसी के बेस पे वो फ़िल्टर कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको फीडबैक लेना चाहूँ किसी भी चीज़ के, कुछ भी करने के लिए, तो आपको फॉर्म दे दूँ तो आप टिक मार के दे दो कि हाँ ये है, ये है, ये ऐसा ऐसा है, तो उसमें कुछ दे देंगे कि हाँ आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे आप, कैसे चीज़ें, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये बाकी चीज़ें आप ऐसा बना के दे दोगे। उनके क्वेश्चनायर्स को आप फिलअप करोगे तो उसकी स्क्रीनिंग ईज़िली तरीके से कर लेते हैं। वो कुछ ज़्यादा नहीं करते, वो उनके प्री प्लान क्वेश्चनायर्स होते हैं अच्छे से। बाकी चीज़ें भी होती हैं। अब रिजल्ट कमेटी के लिए कि क्यों बनाई जाती है, एक्सपर्ट इसीलिए बनाए जाते हैं। फिर स्क्रीन द एक्टिविटी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एक्टिविटी, व्हाट लेवल ऑफ एनवायरमेंटल रिव्यू इज इंडिकेटेड। फिर आप यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब एक्टिविटी इज़ ऑफ मॉडरेट और अननोन रिस्क। अगर एक्टिविटी जो बना रहा है, जो प्रोजेक्ट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट कम है, यानी मीडियम साइज का है या मीडियम लेवल का है, या फिर अननोन है, पता नहीं है कि कौन सा रिस्क होगा, आप नहीं बता पा रहे हो, तो क्या करोगे, रैपिड EIA होता है। ये क्वेश्चन आया आपके यहाँ कि अगर आप टूल्स और टेक्निक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा रिस्क होने वाला है स्क्रीनिंग में, तो आप कौन सा EIA करोगे, तो वहाँ पर रैपिड EIA होता है। रैपिड EIA में बेसिकली इतना समझ लो, बाकी EIA में आपको प्री पोस्ट और जैसे हो गया कि प्री मानसून, मानसून और पोस्ट मानसून तीनों सीज़न के आपको डेटा देने पड़ते हैं। रैपिड EIA में बस एक सीज़न के डेटा दे दो, वो उसमें ही समझ जाएंगे, उस पर ही उसी के बेसिस पे उसकी इम्पैक्ट एनालिसिस कर लेंगे, यानी टाइम कम बचता है और जल्दी हो जाता है। कंडक्ट अ प्रीलिमिनरी असेसमेंट। फिर उसके बाद ये रैपिड सिंप्लीफाइड EIA हो जाएगा आपका। स्टडी जो टूल्स इसमें यूज करेंगे, बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, GIS आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है, इसमें आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है। सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट पॉसिबल, तो उसके बाद बिगिन फुल EIA चले जाओ। अगर इस टूल्स के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, एडवर्स इम्पैक्ट होने वाला है, तो आप फुल EIA बनाओ, चलो आगे बढ़ो। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर एडवर्स इम्पैक्ट वेरी अनलाइकली है तो बस वहीं पर रुक जाओ। फिर उसके बाद मॉडरेट के बाद आता है अगर रिस्क बहुत लो है तब भी आप EIA नहीं बनाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है, B2 कैटेगरी में आ जाएंगे वो। फिर एक्टिविटी हाई रिस्क है, अब किस लेवल की हाई रिस्क है, तो वो A1A में जाएंगे या B1 में जाएंगे, वो अप्रेजल कमेटी डिसाइड करेगी, उनके ही कंट्रोल में होते हैं। तो इतना समझ गए ना कि हाँ स्क्रीनिंग किस बेस पे करोगे, एक्टिविटी मॉडरेट है, लो है और हाई है, इनका स्पेशल एक्सटेंट यही 2006 में बताया गया है कि इम्पैक्ट बेस पे। और 1994 में यही उसका डीमेरिट था, उसमें इम्पैक्ट के बेस पे नहीं था, उसमें बस उसके बजट के बेस पे ही डिसाइडेड था कितना पैसा लगने वाला है, उसी के बेस पे उसका होना चाहिए था ये। तो स्क्रीनिंग एक्टिविटी हो गई आपकी, वही जो मैं बताया, वेरी लो रिस्क, वेरी हाई रिस्क, मॉडरेट और अननोन रिस्क। फिर अगर वेरी लो है EIA प्रोसेस एंड हो जाएगा, वेरी हाई है डू फुल EIA स्टडी, मॉडरेट है डू, और अननोन है तो प्रीलिमिनरी और रैपिड EIA। याद रखना रैपिड EIA होना है अगर अननोन है और मॉडरेट है। तो स्क्रीनिंग क्लासीफाई द एक्टिविटी इनटू रिस्क कैटेगरीज, वेरी लो, वेरी हाई, मॉडरेट, ये चीज़ें याद कर लेना अच्छे तरीके से। अब ये स्क्रीनिंग हो गई आपकी यहाँ कि प्रोजेक्ट का EIA होना है या नहीं होना है, इस बेसिस पे। फिर उसके बाद आता है आपका प्रीलिमिनरी असेसमेंट। देखो टिपिकली प्रीलिमिनरी असेसमेंट आउटलाइन क्या होता है कि आप बैकग्राउंड, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेसलाइन सिचुएशन, इवैल्यूएशन ऑफ द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग एंड रिकमेंडेशन फाइंडिंग करोगे आप। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर ईच एक्टिविटी इट्स कवर अ प्रीलिमिनरी असेसमेंट हैज़ अ 3 पॉसिबल फाइंडिंग। कौन कौन सी फाइंडिंग्स हो गई इसकी, द प्रोजेक्ट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैव अ सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट, या ये प्रोसेस इन, वही चीज़ें हो गया। विथ स्पेसिफाइड मिटिगेशन एंड इन मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट इज़ अनलाइकली टू हैव अ सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट बढ़ेगा, द प्रोजेक्ट इज़ लाइकली टू हैव अ सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट, फुल EIA स्टडी इज़ रिक्वायर्ड। ये सारी चीज़ें प्रीलिमिनरी असेसमेंट में यानी टूल्स के बेसिस पे जो आइडेंटिफाई करके बताई जाती हैं। अब यहाँ तक मैं आपको समझा दिया हूँ, स्क्रीन पूरी तरीके से आप समझ गए हो किस तरीके से स्क्रीनिंग करोगे। अब तो आपको EIA कमेटी में हो जाना चाहिए, थोड़ा सा समझ के डिग्री हो के अप्लाई कर दिया करो, जहाँ भी आ जाए आपको नॉलेज है। नोटिफिकेशन तो 2006 पढ़ लिया, 2020 भी पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ पा रहे तो मैं बता दूंगा बाद में, पूरी तरीके से अच्छे से समझा दूंगा कि कहाँ उसकी डीमेरिट है। जब नहीं बताऊँगा तो जब आएगा तब बता दूँगा। तो ये हो गया।
अब इसके बाद से क्या होता है कि प्रीलिमिनरी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद अगर आपको फुल आइए चाहिए होता है तो स्कोपिंग से स्टार्ट होती है। तो वहाँ पर टर्म आप रिफरेंस सेट करना, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव गोल को आइडेंटिफाई करना, कौन सा ऐसा इम्पैक्ट है जो पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद इम्पैक्ट, ये बाकी चीज़ें हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो इतना भी समझ लो कि स्क्रीनिंग क्या होती है। यहाँ तक प्रोसेस हो गया, मतलब ये तक समझ लो कि हम लोग का छोटा सा प्रोजेक्ट था और बस स्क्रीनिंग हो गई उसकी। अब उसका ये नहीं होना, हमने ये ख़त्म कर दिया है। अब बाकी जो होना है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमने बड़ा प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। एग्ज़ाम होना है, आज नहीं तो कल होना है, और JRF लेके आना है एट एनी रेट। तो कीप ऑन वाचिंग, कीप ऑन लर्निंग, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।